रतन टाटा, एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 9 अक्टूबर 2024 भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र थे और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की। वह 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में बदलना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से किए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। टाटा ग्रुप में प्रवेश। यह यात्रा तब शुरू होती है जब श्री जेआरडी टाटा चेयरमैन ने टाटा सन्स के नीचे चले गए और श्री रतन टाटा ने वर्ष 1991 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया। यह समाचार रूसी मोदी, दरबारी सेठ, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, अजित केरकर, ताज होटल और नानी पालखीवाला, अनेक टाटा कंपनियों के निदेशक जैसे मौजूदा कार्यपालिकाओं के लिए आश्चर्य के रूप में आया। इस समाचार के कारण समूह में कड़वाहट हुई और कई लोग इस निर्णय से असहमत हुए। मीडिया ने श्री रतन टाटा को गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया, लेकिन श्री रतन टाटा ने दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करते रहे। अपनी अवधि के दौरान वह सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है। नीति के अनुसार रिटायरमेंट की आयु 70 पर सेट की गई थी और सीनियर एग्जीक्यूटिव 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएंगे। इससे कर्मचारियों को युवा प्रतिभाओं से बदलना शुरू हो गया। इसके कारण मोदी को सैक किया गया।
सेठ और केरकर के सेवानिवृत्त होने के कारण उम्र की सीमाओं को पार करने के कारण उत्तराधिकार संबंधी समस्या को क्रमबद्ध किया गया और बीमारी के कारण पालखिवा ने नौकरी छोड़ दी। एक बार उत्तराधिकार संबंधी मुद्दा को सुलझाने के बाद रतन टाटा ने महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रुप कंपनियों को ब्रांड नाम टाटा के उपयोग के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए विश्वास दिलाया और व्यक्तिगत कंपनियों को ग्रुप ऑफिस की रिपोर्ट भी दी। उनके अंतर्गत समूह सीमेंट, कपड़ा और प्रसाधन जैसे व्यापार से बाहर निकल गया और इसने अन्य पर ध्यान केंद्रित किया जैसे सॉफ्टवेयर पर और दूरसंचार व्यापार, वित्त और खुदरा व्यापार भी प्रवेश किया। इन सभी के दौरान श्री जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को एक परामर्शदाता के रूप में मार्गदर्शन दिया। यद्यपि आलोचनाएं हुई थीं, रतन टाटा उपलब्धियां। अपने सापेक्ष अनुभव के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बाधाओं को अपनाया और उसे वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व किया, जिसमें विदेश से आने वाले राजस्व का 65% था। उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40 गुना बढ़ गई और लाभ 50 गुना बढ़ गया। बिजनेस को वैश्वीकृत करने के उद्देश्य से टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई रणनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें $431.3 मिलियन के लिए लंदन आधारित टेटली टी की खरीद, $102 मिलियन के लिए दक्षिण कोरिया के डेवू मोटर्स की ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण और $11.3 बिलियन के लिए एंग्लोडच कंपनी कोरस ग्रुप का टेकओवर शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप को अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद करते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक पहुंच जाते हैं। इसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। टाटा नैनो का परिचय। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार की शुरुआत की, जो दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा नैनो 5 लोगों के लिए सीटिंग क्षमता और $2000 की शुरुआती कीमत के साथ इसकी किफायतीता और सुविधा के कारण लोगों की कार के नाम से जाना जाता है। रतन टाटा का परोपकारी योगदान। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस प्रकार अपने पिता की दृष्टि को समझ लिया। रतन टाटा द्वारा अर्जित लाभों में से लगभग 60 से 65% को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया गया। उनके उल्लेखनीय परोपकारी योगदान में शामिल हैं, अपने सापेक्ष अनुभव के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बाधाओं को अपनाया और उसे वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व किया, जिसमें विदेश से आने वाले राजस्व का 65% था। उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40 गुना बढ़ गई और लाभ 50 गुना बढ़ गया। बिजनेस को वैश्वीकृत करने के उद्देश्य से टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई रणनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें $431.3 मिलियन के लिए लंदन आधारित टेटली टी की खरीद, $102 मिलियन के लिए दक्षिण कोरिया के डेवू मोटर्स की ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण और $11.3 बिलियन के लिए एंग्लोडच कंपनी कोरस ग्रुप का टेकओवर शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप को अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद करते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक पहुंच जाते हैं। इसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। टाटा नैनो का परिचय। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार की शुरुआत की, जो दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा नैनो 5 लोगों के लिए सीटिंग क्षमता और $2000 की शुरुआती कीमत के साथ इसकी किफायतीता और सुविधा के कारण लोगों की कार के नाम से जाना जाता है। रतन टाटा का परोपकारी योगदान। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस प्रकार अपने पिता की दृष्टि को समझ लिया।
रतन टाटा द्वारा अर्जित लाभों में से लगभग 60 से 65% को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया गया। उनके उल्लेखनीय परोपकारी योगदान में शामिल हैं शिक्षा में योगदान। रतन टाटा ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए जेएन टाटा एंडोमेंट भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। टाटा ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें सीमांत समुदायों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण विचार, समस्या समाधान, सहयोगी शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का काम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित है। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान। रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर, मलेरिया और क्षय रोग जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज को संबोधित करने की पहलों का समर्थन किया है। उन्होंने अल्जाइमर रोग पर अनुसंधान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूरोसाइंस केंद्र को 750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया है। रतन टाटा ने उचित मातृ देखभाल, पोषण, पानी, स्वच्छता और बुनियादी ढांचागत सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। ग्रामीण और कृषि विकास में योगदान। ग्रामीण भारत की पहल TRI, टाटा समूह की एक पहल तीव्र गरीबी के क्षेत्रों को बदलने के लिए सरकारों, NGO, सिविल सोसाइटी समूहों और परोपकारियों के साथ सहयोग करती है। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उदार दान किए हैं और स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में सहायता दी है। सर रतन टाटा ट्रस्ट रतन टाटा द्वारा 1919 में स्थापित न्यास विभिन्न क्षेत्रों में वंचित लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है। न्यास 2 प्रकार के अनुदान प्रदान करता है: संस्थागत अनुदान, इनमें एंडोमेंट अनुदान, कार्यक्रम अनुदान और छोटे अनुदान शामिल हैं। आपातकालीन अनुदान, आपातकालीन स्थिति या संकट के समय इन अनुदान प्रदान किए जाते हैं। सर रतन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के अलावा रतन टाटा सर दोराबजी टाटा और संबंधित ट्रस्ट का प्रमुख भी है और टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी का मालिक है। निजी जीवन। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। पुरस्कार और मान्यता। रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी मानद डॉक्टरेट प्राप्त हुए हैं। निधन। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी। टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया।
राहुल गांधी रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुकेश अंबानी, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है।